Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 13th of November 2021. तो गाइज आज है तारीख 13 नवंबर 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ बोथनिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन से एरियाज़ है अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2002 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बातचीत की गई है कि हमारे भारतीय संविधान में जो राइट टू इक्वालिटी है वो 5 आर्टिकल्स के थ्रू दिया गया है। नाउ क्वेश्चन ये है वो 5 आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, ये डायरेक्टली यहाँ पर पूछा गया। ऑप्शन ए बोलता है आर्टिकल 16 से लेकर आर्टिकल 20 तक, बी बोलता है आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 19 तक, सी बोलता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, और ऑप्शन डी बोलता है आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 17 तक। इसके बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कशन किया है, एडिटोरियल में आता रहता है, काफ़ी बार हमने सिंपल आर्टिकल्स डिस्कस करें, सारे नोट्स मैंने फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम पर सेंड कर रखे हैं। तो अब इसका आंसर आप लोग को देना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग जाकर इसको देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहले तो मैं बता दूं ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, बातचीत की गई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के मीटिंग के बारे में। अभी हाल ही में कोप 26 का ये समिट हुआ, कहाँ पर, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर, है ना। अब क्या है, देखो इस आर्टिकल में 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 26 वाला समिट कहाँ हुआ है, ग्लासगो में। 2021 का समिट है ये। 2022 का समिट कहाँ पर होगा, 2023 का समिट कहाँ पर होगा, मतलब कि स्कोप 27 कहाँ पर होगा, कोप 28 कहाँ पर होगा, ये सारी चीज़ें भी इस आर्टिकल में मेंशन की गई हैं। साथ ही साथ इस आर्टिकल में मेन मुद्दा ये बताया गया कि अभी 2021 के अंदर जो अभी यहाँ पर समिट हुआ है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर डिस्कशन किया कि हाँ हम लोगों को क्या क्या करना है। लेकिन जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, प्रॉपरली अग्रीमेंट देखने को मिलेगा नहीं, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कोप 26 यानी 26 वाली मीटिंग कहाँ पर हुई, ग्लासगो के अंदर, साल 2021 के अंदर। अब जो 2022 के अंदर कौन सी मीटिंग होगी, वो कोप 27 वाली मीटिंग होगी, वो कहाँ पर होगी, वो इजिप्ट के अंदर होगी। देन उसके बाद एक और साल 2023 के अंदर कोप 28 का मीटिंग होने वाली है, वो 28वां एडिशन होगा, वो कहाँ पर होगा, वो यूएई के अंदर होगा। तो दोनों के वेन्यू आपको याद रखने हैं। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आपको पॉइंट मिल चुका है। उसके बाद क्या बताया गया कि आज के टाइम पर जो हमारा ग्लासगो का समिट चला, यहाँ पर कोप 26 का समिट चला, बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर डिस्कशन किया, बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर बातचीत करने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया कि किस प्रकार से हम लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे। लेकिन क्या है, एक प्रॉपर अग्रीमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे इश्यूज़ यहाँ पर हैं, क्योंकि जैसा पहले हुआ था 2015 के अंदर एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया था बहुत सारी कंट्रीज़ के थ्रू। लेकिन आज के टाइम पर चीज़ें किस प्रकार से चलेंगी वो हम लोग को यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे नहीं रहा है। हम लोग यहाँ पर देखो फोकस कर रहे हैं एक चीज़ के ऊपर। अभी आपको मालूम होगा, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है कि इंडिया ने एक डिमांड करी है। इंडिया ने डिमांड ये करी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है लास्ट में जिनके ईडी लगता है, जैसे कि काफ़ी हद तक रिच कंट्रीज़ हो गई, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करें, वो काफ़ी सारा पैसा प्रोवाइड करवाएं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, चाइना हो गया, इन लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ अमाउंट प्रोवाइड करवा सकती हैं ताकि वो कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज से टैकल कर सकें। क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल यूएस, यूरोपियन यूनियन, ये सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी पोल्यूशन करके आज के टाइम पर डेवलप्ड हो चुकी हैं, ठीक है। तो इनको कितना पैसा देना चाहिए, $100 बिलियन तक का अमाउंट प्रोवाइड करवाना चाहिए, ऐसा बताया गया था। ये अमाउंट प्रोवाइड करवा देना चाहिए था।
लेकिन अभी तक ये अमाउंट प्रोवाइड नहीं किया गया। प्लस यहाँ पर जो कंट्रीज़ का कहना है कि हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस अमाउंट को डिलीवर कर देंगे 2023-24 तक, लेकिन इंडिया यहाँ पर बोलता है कि भाई आपको उसके बाद भी डिलीवर करना होगा, साल 2025 के बाद भी आप लोग डिलीवर करोगे, वो ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो एक इशू ये निकल कर आ रहा है, तो जो प्रॉमिस है ना वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं जैसे प्रॉमिस यहाँ पर डिसाइड करे गए थे। ये आप लोग देख पाओगे, क्योंकि भारत ने बोला है कि आप 2025 के बाद भी अगर उसके ऊपर फोकस करोगे, उसके बाद भी आप लोगों को ये अमाउंट प्रोवाइड करवाना है, और इसी से हम लोग क्या कर पाएंगे, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो बहुत आराम से क्लाइमेट चेंज से टैकल कर पाएंगी। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, A to Z आर्टिकल पूरी तरह से हमने इसको कवर कर लिया। देन उसके बाद इसी के नीचे एक छोटा सा पिक्चर ये दिया गया है। इस पिक्चर में बातचीत की गई है, जो वर्कर्स हैं आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर्स हैं, वो स्टबल को काट रहे हैं। अभी क्या हुआ, फसल की कटाई हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई, अब जो स्टबल बची है, ऊपर का जो वेस्ट है उसको कटाई हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसको काटेंगे नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, इसको जला दिया जाता है। अब जलाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जहरीली गैसेस निकलती हैं, तो यहाँ पर अभी स्टबल को काटा जा रहा है। ऐसी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो आर्टिकल है ये आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे एग्जाम के लिए, तो इसके बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर करके चलनी है, जैसे स्टबल बर्निंग क्या होता है, इसके क्या इम्पैक्ट हैं, प्लस इसका क्या सोल्यूशन है। क्योंकि आपके पास एक पॉइंट मतलब एक टॉपिक तैयार है पूरी तरह से, उसका A to Z, उसका बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ आपके पास तैयार है कि वो टॉपिक क्या है, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ आपके पास रखी है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो स्टबल बर्निंग के बारे में आपको काफ़ी बार पहले ही पढ़ा चुका हूँ, एक बार आपको मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ इसके बारे में। तो आर्टिकल GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस GS पेपर 3 के अंदर एनवायरमेंट का सेक्शन आता है, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। स्टबल को हम लोग बोलते हैं पराली, जैसे हमने यहाँ पर कोई फसल उगाई, उसके बाद कटाई करी, उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको जला दिया जाता है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर अगर वेस्ट को जलाते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टबल बर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों जलाया जाता है, ताकि इसको जलाकर हम लोग दूसरी फसल लगाएं अपनी, ठीक है, क्योंकि राबी सीज़न यह हमारा चलता है ठंडियों के टाइम पर। तो क्या होता है, हम लोग यहाँ पर इस वाली फसल को काट करने के बाद एकदम दूसरी सी फसल लगानी होती है। अब जब दूसरी फसल लगाएंगे तो उसके बीच का जो टाइम होता है बहुत कम मिलता है, तो एक सोल्यूशन यही निकलता है कि इसको जला दिया जाए और तुरंत ख़त्म कर दिया जाए। तो इसी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आती है स्टबल बर्निंग की। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें बताई गई मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो आज के टाइम पर ना स्टबल बर्निंग जो की जाती है, एक बहुत ज़्यादा सस्ता सा मेथड है, सिर्फ क्या चाहिए आप लोग को, यहाँ पर इसमें आग ही लगानी है। बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड लगता है, लेकिन इससे नुकसान बहुत हैं। अब नुकसान बहुत हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को समझना होगा कि आज के टाइम पर ये किसान भाई स्टबल बर्निंग करते क्यों हैं। करते इसलिए क्योंकि इनके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ज़्यादातर अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं यहाँ पर। हार्वेस्टिंग के बाद बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से हम लोग स्टबल बर्निंग को, मतलब जो स्टबल बर्निंग की जो सिचुएशन है उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे सारे फार्मर्स के पास हैं? नहीं ना, ऐसी प्रॉब्लम पहले ये देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर और भी यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि सबसे बड़ी बात कि एक सोल्यूशन यही बचता है कि इसको जला दिया जाए। अब जलाने के बाद क्या होगा, वो काम सही हो जाएगा, सस्ते दाम में निपट जाएगा। लेकिन जलाने से होता क्या है, उससे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। पोल्यूशन होते वक्त यहाँ पर जो स्टबल बर्निंग है, मतलब जैसे आप लोग यहाँ पर इसके अंदर आग लगाओगे तो इससे बहुत सारा धुआं निकलेगा, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स निकलेगा, जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। इसी प्रकार के और भी जहरीली गैसेस यहाँ पर निकलेंगी, जो कि एनवायरमेंट के लिए तो होती ही खतरनाक है, एनवायरमेंट के साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, ये आप लोग देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो एनवायरमेंट को नुकसान होने के बाद, ह्यूमन बींग्स को नुकसान होने के बाद, ये जो हमारा सॉइल है इसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उसका उपजाऊपना है ना, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद हीट पेनिट्रेशन देखने को मिलता है। सॉइल के अंदर जो मॉइस्चरनेस होती है, थोड़ा सा नमी होती है ना, वो स्टबल बर्निंग से वो नमी भी खत्म होनी चालू हो जाती है। देन उसके बाद ये बंजर सी ज़मीन बन जाती है। इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग। आप लोगों को पता होना चाहिए स्टबल बर्निंग क्या है, इसके कॉजेज क्या है, कंसर्न क्या है ना, इसका सोल्यूशन क्या है। अभी हाल ही में एक सोल्यूशन लाया गया था, पूसा डिकम्पोजर। आपको मालूम होगा यहाँ पर एक पूसा डिकम्पोजर है जो कि क्या कर सकता है, स्टबल बर्निंग की सिचुएशन को रोक सकता है। अब इसमें क्या होगा, एक तरीके से कैप्सूल है, इसको आपको पानी में घोलना है। घोलने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलाने के बाद एक तैयार कर लेना है लिक्विड, और वो मिक्सचर यहाँ पर इस पूरे स्टबल के ऊपर छिड़क देना है। 10 से 20 दिन के अंदर ये जो स्टबल है वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और इससे हमारे ना ही एनवायरमेंट को नुकसान होगा, ना ही ह्यूमन बींग्स को नुकसान होगा, ना ही कोई सॉइल को नुकसान होगा, और आराम से यहाँ पर आप कह सकते हो कि सॉइल हमारी जो उपजाऊपना बना हुआ है उसका वो बना रहेगा आगे। तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे एक सोल्यूशन है।
यहाँ पर एक कैप्सूल फॉर्म में डिकम्पोजर ये देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर इसके थ्रू एक मिक्सचर को तैयार किया जाता है, ठीक है। एक तरीके से आप यहाँ पर कैप्सूल डाल सकते हो, 4 से 5 कैप्सूल डालने के बाद और ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डाली जाती हैं, जैसे कि जैसे आप कह सकते हो कि 4 कैप्सूल के साथ कुछ गुड़ या फिर जो हमारा चिकपी फ्लावर होता है, यानी कि आटा होता है, चने का आटा, वो चीज़ें डाली जाती हैं। वो सब मिलाने के बाद यहाँ पर 25 लीटर तक लिक्विड आप बना सकते हो। लगभग 4 कैप्सूल से आप इतना लिक्विड बना सकते हो और इतना लिक्विड लगभग 1 हेक्टेयर लैंड को कवर कर सकता है, ठीक है। अब इतना लैंड कवर कर दिया जाएगा तो ये इस एरिया के अंदर जो स्टबल है उसको डिकम्पोज किया जा सकता है। लगभग 20 दिन लगता है इसको डिग्रेड होने में और पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और इससे कोई नुकसान होता नहीं है। आई होप आपको स्टबल बर्निंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ चुका है। ये आर्टिकल आपका पूरा प्रिपेयर है, इसके बारे में 8-10 पॉइंट्स लिखो और उसके बाद स्टबल बर्निंग के बारे में आपके पास सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है, एक स्टडी बताती है जो रिमोट एजुकेशन है वो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाई है कोविड-19 पैंडमिक के दौरान। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अगर जो देखें लोअर इनकम कैटेगरीज के जो अंदर में आते हैं, जिनके फादर की इनकम इतनी अच्छी है नहीं, उन्होंने चीज़ें अफोर्ड भी नहीं कर पाए, अगर अफोर्ड करा है तो सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाए। इससे यहाँ पर लर्निंग के अंदर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट ये देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। लगभग 20% की जो स्कूल एज चिल्ड्रंस हैं भारत के अंदर, ठीक है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के पास एक रिमोट एजुकेशन ये देखने को मिलेगा इस पैंडेमिक के टाइम पर। इस पैंडेमिक के टाइम पर बहुत कम ही बच्चों ने लाइव ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर सर्वे हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज़ ने यहाँ पर ये सर्वे किया है। तो हम लोगों को आज के टाइम पर फोकस करना होगा अपनी डिजिटल पॉलिसी के ऊपर, ऐसा यहाँ पर फोकस रखा गया है। जो सर्वे है, सर्वे को रिलीज़ किया फ्राइडे में, जिसने बताया कि देखो जो डिजिटल कनेक्टिविटी है वो काफ़ी कम है। बहुत कम ही बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 20% बच्चे ही हैं जिन्होंने पैंडेमिक के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस लिए हैं। बाकी अदर बच्चे यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेंगे उनकी काफ़ी बुरी हालत यहाँ पर देखने को मिली है। ये जो सर्वे हुआ ये 7,000 घर को कवर किया गया है और 7,000 घर में काफ़ी सारे बच्चों को कवर किया गया। ज़्यादातर बच्चे 5 साल से 18 साल के बीच में इनका सर्वे किया गया है, जिसमें से पता चला 80% जिसमें से जो बच्चे हैं इन्होंने क्या करा था, पैंडेमिक से पहले, कोरोना आने से पहले स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन क्या हुआ, उनको कोई भी एजुकेशनल सर्विस नहीं मिल पाई है। कुछ एजुकेशनल सर्विस ऑनलाइन मिल पाई है तो वो ऑनलाइन वो उसको प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि ऑनलाइन वो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें आप लोग देख पाओगे इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ओवरऑल मैं बात करूं तो पैंडेमिक की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ चुका है। जैसे कोरोना आया, लोग चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाए और चीज़ें महंगाई थोड़ा सा हम लोग को देखने को मिला, प्लस यहाँ पे लोग फीस नहीं चुका पाए। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने क्या करा, अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है, खासकर गर्ल्स को स्कूल से ज़्यादातर निकाला गया है। ऐसे रिपोर्ट्स हम लोग पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि इसमें चार्ट में बताया गया है कितने लोगों के पास इंटरनेट है, कितने लोगों के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। 92% यहाँ पर बच्चे जिनके पास आप कह सकते हो रिमोट एजुकेशन उन्हें मिला ही नहीं है, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे नो इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में। मतलब कि ओवरऑल आप सिनेरियो देख सकते हो कि एजुकेशन को लेकर प्लस पैंडेमिक का क्या इंपैक्ट पड़ा है इस एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। ये आप लोग यहाँ पर जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाए हों उसमें आप लोग 1-2 पॉइंट इस आर्टिकल के रिगार्डिंग ऐड कर सकते हो। ये जो आर्टिकल है हमारा जीएस पेपर 2 एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एक ऊपर आर्टिकल दिया हुआ था, यहाँ पर चेन्नई के बारे में चर्चा की गई है। आप लोग को मालूम होगा चेन्नई में काफ़ी भारी भरकम बारिश देखने को मिली, हमने कल भी इसको कवर किया था। अब जब बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। बहुत सारी जगह पर लैंडस्लाइड देखने को मिला, बहुत सारी लोगों की जान भी गई है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इधर से उधर यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि इवैक्यूएट किया गया है, ये आप लोग यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं आर्टिकल में, कुछ ऐसा एग्जाम पर्सपेक्टिव चीज़ें नहीं है। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर कोई आइडिया, एक छोटा सा मतलब आइडिया ही रख सकते हो कि हाँ क्या क्या हुआ है एग्जैक्टली चेन्नई के अंदर। उसके बाद इस पेज पर जो 3 आर्टिकल्स थे वो मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। बाकी 1-2 आर्टिकल और दिख रहे होंगे, उसको हम लोग आगे कवर करने वाले हैं, क्योंकि उसकी जो डिटेलिंग होती है ना वो आगे दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आज का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल, पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। वेमेन एम्पावरमेंट को लेकर, वेमेन को लेकर टॉपिक हमेशा चर्चा में रहता है, एसए में आ जाता है, बहुत सारी जगह पर, मतलब हर जगह पर वेमेन को लेकर टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। आर्टिकल बहुत अच्छा यहाँ पर है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात की गई है जो परमानेंट कमीशन है, अभी 11 वेमेन ऑफिसर्स को ये दिया गया है। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ परमानेंट कमीशन क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है। आज मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो चुका है इसको डिस्कस करे हुए। लगभग 2-2.5 महीने पहले आर्टिकल आया था, उसके बाद यहाँ पर आज ये देखने को मिला है आपका प्रॉपरली रिविजन होने वाला है।
तो आर्टिकल में क्या बोला गया, जो हमारी सरकार है उन्होंने फ्राइडे में अग्री किया कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, परमानेंट कमीशन देंगे 11 वेमेन आर्मी ऑफिसर्स को। इनको ये परमानेंट कमीशन दिया जाएगा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर में आएंगी। लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये देखने को मिलेगा, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी आप देख पाओगे जो परमानेंट कमीशन है ये देने के बाद भी हम लोगों ने इसको ग्रांट कर रखा है, उसको देने के बाद भी क्या है, वेमेन ऑफिसर्स यहाँ पर आगे नहीं निकल पा रही हैं परमानेंट कमीशन के अंदर, उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कभी कह दिया जाता है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं है, जबकि यहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ें पास करी भी होती हैं। ठीक है, तब भी हम पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा उठाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमने परमानेंट सर्विस कमीशन दिया है तो उसके अंदर यहाँ पर जो जो वेमेन एलिजिबल है उसको तो आप लोग आगे लेकर जा सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी वेमेन्स एलिजिबल हैं तब भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है आगे जाकर। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अभी हाल ही में परमानेंट कमीशन के अंदर लगभग 11 वेमेन आर्मी ऑफिसर्स को यहाँ पर रखा। अब हम डिस्कस करेंगे, देखो इस आर्टिकल जो ये करंट इशू जो मैंने अभी आपको समझाया, ये डायरेक्टली कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या है, अब इसी बेसिस पर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। आप देख पाओगे जो आर्टिकल है, खासकर ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 वेमेन वाले जो टॉपिक है आपका वहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आर्टिकल ओवरऑल सारी जीएस पेपर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन को। सबसे पहले बात मैं आपको समझाऊंगा इसका पूरा इतिहास। ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है, परमानेंट सर्विस कमीशन क्या है, वेमेन को परमानेंट सर्विस कमीशन कैसे दिया गया है, वेमेन पहले यहाँ पर आर्मी जो वेमेन है हमारी उनको पहले क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती थी, सारी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है ये आप लोग देख पाओगे, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, थोड़े समय तक आप सर्विस दे सकते हो। तो वेमेन को ना पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ही अलाउ किया गया था, जो आर्मी वेमेन्स है, खासकर आर्मी वाली वेमेन्स की बात हो रही है। जो भी वेमेन के अंदर जो आर्मी के अंदर वेमेन्स जाती हैं, वेमेन ऑफिसर्स होती हैं, उनको पहले सिर्फ और सिर्फ 10 साल का पीरियड दिया जाता था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक सर्व कर सकती हो। अगर उसको थोड़ा सा चाहती हो एक्सपैंड करना तो इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ 14 साल तक यहाँ पर किया जा सकता है, उसके अलावा आगे यहाँ पर आप सर्विस नहीं कर सकती हो, ऐसा यहाँ पर दिया जाता था पहले। ठीक है, जब पहले यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन लाया गया था। हाउएवर तो वेमेन्स को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया उनकी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। वेमेन को यहाँ पर कुछ डिफेंस वाले रूल्स नहीं दिए गए थे, वेमेन को छोटे मोटे रोल्स दिए गए थे, इंजीनियरिंग का, आर्मी एजुकेशन, कॉप्स ऑफ सिग्नल, मतलब कि बहुत जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत कम थी। प्लस उसके बाद वेमेन ऑफिसर्स को कॉम्बैट रोल्स नहीं दिए गए थे, जब मैंने आपको बताया था कॉम्बैट रोल जब नहीं दिए गए, छोटे मोटे रोल्स दिए गए थे वेमेन को, मतलब हम लोग आगे नहीं बढ़ा रहे थे, खासकर आर्मी वाले मामले में, आर्मी वाले कंडीशन में। तो क्या होता है, अभी देख पाओगे ऐसी सी सिचुएशन चल रही है। प्लस जो क्या था, वेमेन ऑफिसर्स, बहुत सारी वेमेन ऑफिसर्स चाहते थे कि हम लोग 10 साल से ज़्यादा सर्व करें, लेकिन उनको टाइम पीरियड 10 साल तक दिया गया है, आज से जहाँ पे 14 साल तक दिया गया है, उसके बाद सर्व नहीं कर सकती हैं। तो बहुत सारी वेमेन्स चाहती थी कि हम लोग यहाँ पर इससे ज़्यादा सर्व करें। प्लस वेमेन को एक तरीके से जो आपको कह सकता हो कि जो उनको पेंशन वगैरह मिलती है ना, उसके लिए भी उनको क्वालिफाई नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर उनको पेंशन भी नहीं मिल पा रही है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर भी हैं वो, प्लस कॉम्बैट रूल्स भी नहीं मिल पाए। तो आर्मी के अंदर वेमेन को रखा गया था इस कंडीशन के अंदर। तो उसके बाद बढ़ता है कहानी आगे बढ़ती है कहानी। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे परमानेंट कमीशन को लाया जाता है। वेमेन को बोला जाता है कि अब आप लोगों को परमानेंट कमीशन अलाउ किया जाएगा। पहले हम लोग समझेंगे परमानेंट कमीशन आखिरकार होता क्या है। तो परमानेंट कमीशन का मतलब होता है आप काम करो टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, जब तक आप रिटायर ना हो जाओ तब तक आप अपनी सर्विस दे सकते हो। तो ये परमानेंट सर्विस कमीशन होता है, इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऑफिसर मान लो सेलेक्ट हुआ है परमानेंट कमीशन के अंदर, तो वो हमारे नेशन के लिए सर्व कर सकता है अपने 60 साल की उम्र तक। और जो भी आर्मी ऑफिसर है वो और भी बहुत सारी चीज़ों को ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो नेशनल डिफेंस अकेडमी हो या फिर IMA हो, बहुत सारी चीज़ों को ज्वाइन कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए बोला कि भाई जो वेमेन ऑफिसर हैं उनके साथ काफ़ी हद तक भेदभाव हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी आती है। ठीक है, अभी हमने देखा हमारे संविधान के अंदर इक्वालिटी को लेकर काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी नहीं देखने को मिल रही है। वेमेन ऑफिसर्स को हमने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है एज़ कम्पेयर टू द मेल ऑफिसर्स। तो क्या होगा, अब इसको रिजेक्ट करते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब क्या होगा, जो वेमेन ऑफिसर्स हैं उनको परमानेंट सर्विस कमीशन के अंदर अलाउ किया जाएगा। और जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाएगा।
ऑब्वियसली यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही हो रहा है क्योंकि आपने मेन ऑफिसर्स को इतना वैल्यू दे रखा है और वुमेन ऑफिसर्स को यहाँ पर इतना वैल्यू नहीं दे रखा है क्योंकि आपने उनको कॉम्बैट रूल्स भी नहीं दे रखे हैं। तो क्या है, इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब यहाँ पर बोला कि जो परमानेंट कमीशन है वेमेन के लिए वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई। अब कोई भी वेमेन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर काम कर रही है वो चाहती है आगे भी सर्व करना नेशन को, तो वो परमानेंट सर्विस कमीशन के अंदर भी जा सकती हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है, लंबे समय तक सर्व कर सकती हैं। अब जजमेंट क्या था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कि जो परमानेंट सर्विस कमीशन है वेमेन के लिए, ये एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक चेंज होने वाला है, ठीक है। और ये चेंज साल 2020 यानी पिछले साल ही हुआ था, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, जो वेमेन है उनको अपॉइंट किया जाएगा आर्मी के अंदर, प्लस वेमेन को कॉम्बैट रूल्स भी दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उनको कॉम्बैट रूल्स मिलेगा, प्लस उसके बाद रिटायरमेंट तक काम कर सकती हैं। तीसरी चीज़, जहाँ पर जो उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, अब वो पेंशन के लिए भी एंटाइटल की जाएंगी, पेंशन भी यहाँ पर उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड कवर करते हैं इस आर्टिकल को लेकर। अभी तक मैंने आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट सर्विस कमीशन क्या होता है, सब कुछ सिखा दिया है। अब बात करते हैं हमारी जो वेमेन है वो आर्मी के अंदर कब से आना चालू हुई थी, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कवर करते हैं। वेमेन ऑफिसर्स को सबसे पहली बात आर्मी में लाया गया था 1992 के अंदर। 1992 से यहाँ पर वेमेन ऑफिसर्स को आर्मी में लाना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और बहुत छोटी छोटी सर्विसेज दी गई थी, ऐसा नहीं कोई बड़ी सर्विस दी गई हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर पहले तो बहुत थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर उनको रखा जाता था। शॉर्ट सर्विस कमीशन उसके बाद लाया गया, फिर उसका शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद अब परमानेंट सर्विस कमीशन लेकर आया गया है। अब यहाँ पर वेमेन फाइनली यहाँ पर सर्व कर सकती हैं टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। सरकार हमारी इसके अगेंस्ट में है। सरकार के अगेंस्ट में सरकार बहुत सारी चीज़ों को लेकर आर्गू करती है कि जो वेमेन है, वेमेन के ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे मदरहुड, चाइल्ड केयर, साइकोलॉजिकल काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। बॉडी की काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं। तो ऐसा यहाँ पर सरकार बोलती है, इसे आर्ग्यू करती है और कहती है कि यहाँ पर नई परमानेंट सर्विस कमीशन नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम लोग देंगे परमानेंट सर्विस कमीशन, और ऐसा दिया गया, ठीक है। प्लस उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये भी बोलती है फिजिकल लिमिटेशंस काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। फिजिकल लिमिटेशंस के साथ साथ यहाँ पर हम लोग वेमेन को कॉम्बैट रूल्स ना ही दे तो बेटर है। तो जो हमारी सरकार है वो काफ़ी हद तक अगेंस्ट में रहती है, ठीक है। उसके बाद बोलती है कि वेमेन को और काफ़ी सारी परेशानियाँ झेलने को मिल सकती हैं, जैसे कि फैमिली सेपरेशन, ठीक है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ऐसी ऐसी यहाँ पर चीज़ें की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेमेन के ऊपर आ जाती हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है A to Z। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है ये वाला, जो साइबर क्राइम है वो लगभग बढ़ चुका है 500% तक। लगभग पैंडेमिक के टाइम पर ये जो साइबर क्राइम है इतना ज़्यादा बढ़ा है, और इसके लिए हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत है, साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो हमारे जनरल बिपिन रावत जी हैं ये यही बोल रहे हैं कि साइबर क्राइम पैंडेमिक के टाइम पर बढ़ा। खासकर हमने देखा चाइना की तरफ से बहुत सारे अटैक्स हुए, रैंसमवेयर अटैक्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। प्लस उसके बाद अभी हमने देखा पेगासस स्पाईवेयर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। देन उसके बाद चाइना ने अभी यहाँ पर मुंबई के अंदर एक आउटेज क्रिएट कर दिया था, इसके बारे में यहाँ पर इस चीज़ में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो साइबर अटैक काफ़ी सारी जगह पर इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो इन्होंने, जो हमारे बिपिन रावत जी हैं, इन्होंने यहाँ पर ये सारा स्टेटमेंट दिया है। जो एक 14वां एडिशन हुआ था कोकोन का, वहाँ पर ये उन्होंने ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया और बोला कि आज के टाइम पर हम लोग को एक साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अभी मैं आपको इस आर्टिकल के बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगा। देखो इस आर्टिकल में बस इतनी सी बात दी गई है, चाहे आप लोग खुद भी पढ़ोगे आपको इतना सही मामला मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, हम लोग को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तैयार करना है, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तैयार करने के लिए मैं आप लोग को बहुत सारे नोट्स वगैरह सेंड करता रहता हूँ, आप लोग को मालूम भी होगा। अब इस आर्टिकल के अंदर 2-3 टॉपिक है। साइबर अटैक के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे हम। साइबर अटैक आज के टाइम पर लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे अटैक्स देखने को मिलता है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को हैक वगैरह कर लिया जाता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे सिस्टम को हैक किया गया है, यूएस के अंदर ऐसा देखने को मिला, चाइना की तरफ से ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो जो साइबर अटैक है उसको टैकल करने के लिए हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत है, साइबर सिक्योरिटी की। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है साइबर सिक्योरिटी की। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, सबसे पहली बात, जो इस साइबर अटैक को प्रोटेक्ट कर सके, टेकल कर सके, ठीक है, इससे हम लोग लड़ सकें। तो उससे लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को लेकर आते हैं, इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो एक तरीके से साइबर अटैक है उससे बच सकें, इसके डैमेज से बच सकें, ये हम लोग यहाँ पर काम करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। दूसरा क्वेश्चन सर, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की आज के टाइम पर ज़रूरत क्यों है। सबसे पहली ज़रूरत यह है ना कि आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ साइबर अटैक के मामले में, साइबर वॉरफेयर के मामले में आगे निकल चुकी हैं। यूएस की बात करोगे ना, यूएस बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। यूएस के साथ साथ आप देख पाओगे चाइना, रशिया, इजराइल, यूके, इन सब के पास कैपेबिलिटी है साइबर वॉरफेयर की। ये लोग साइबर अटैक कर सकते हैं और इनके ऊपर कोई अटैक होगा तो उससे निपट भी सकते हैं।
तो इस प्रकार की जो वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ है वो इन कंट्रीज़ के पास आप लोग देख पाओगे। तो इसकी ज़रूरत हम लोगों को भी आज के टाइम पर पड़ गई है कि ये कंट्रीज़ आगे निकल चुकी हैं और इंडिया भी यहाँ पर आता है, तो इंडिया को यहाँ पर इसके ऊपर एक स्टेप उठाना पड़ेगा क्योंकि इंडिया इस लिस्ट में काफ़ी पीछे है। देन उसके बाद हमने ये देखा ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि कोविड-19 के बाद सारी चीज़ें डिजिटलाइज ज़्यादा हो चुकी हैं, हर एक काम डिजिटल वे में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चाहे वो आप फाइनेंशियल सर्विस देखो, बैंक्स के काम देखो, पावर मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाँ बिल्कुल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्ट होते हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ पर बहुत सारे डिजिटल चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। अब डिजिटलाइज होंगी जितनी चीज़ें उतने ही अटैक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, उतनी चीज़ें हैक होती हुई नजर आएंगी। तो इसके प्रति हम लोग को ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी की। तीसरी क्या ज़रूरत है? तीसरी ज़रूरत है क्योंकि हाल ही में बहुत सारे साइबर अटैक हुए हैं, ये हमने अपनी आंखों से खुद देखा है जो अटैक हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने ऊपर एक सिक्योरिटी को बनाकर रख सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि चाइना का एक ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड इको ग्रुप। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से अटैक किया, इंडिया का पावर सेक्टर को अटैक किया था। मुंबई के अंदर एक पावर आउटेज हुआ था। ठीक है, बहुत बड़ा लाइट चली गई थी बिल्कुल से, वो सब यहाँ पर चाइना के थ्रू अटैक किया हुआ था। उसके बाद जो रेड एको है, रेड एको ने यहाँ पर मालवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था। मालवेयर सॉफ्टवेयर क्या हुआ, उसका नाम था शैडो पैड। ठीक है, मालवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके साइबर अटैक किया जाता है, चीज़ों को हैक किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मालवेयर था उसका नाम था यहाँ पर शैडो पैड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है चाइनीज़ के थ्रू। जो चाइनीज़ हैकर ग्रुप हैं वो आज के टाइम पर काफ़ी आगे निकल चुके हैं। चाइनीज़ हैकर ग्रुप को हम लोग स्टोन पांडा के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोग देख पाओगे, ये चीज़ें मेंशन करी गई हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि भारत के ऊपर ये अटैक हुआ था, यूएसए के ऊपर भी ऐसे अटैक देखने को मिले हैं, प्लस और भी कंट्रीज़ के ऊपर ये साइबर अटैक देखने को मिले हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी को एक मेंटेन करके चल सके अपने कंट्री के अंदर। देन उसके बाद अब यहाँ पर सरकार के लिए भी काफ़ी हद तक खतरा है। सरकार के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि सरकार हमारा बहुत बड़ा डेटा मैनेज करते हुए चलती है। ठीक है, चाहे वो कंट्री का डेटा हो, चाहे वो जोग्राफिकल हो डेटा हो, मिलिट्री डेटा हो, और भी बहुत सारे डेटा हो सकता है, सिटीजन्स का डेटा हो सकता है, लोकल डेटा हो सकता है, स्टेट का डेटा हो सकता है। तो यहाँ पर सरकार के पास बहुत सारा डेटा होता है। सरकार को भी बहुत बड़ा खतरा होता है साइबर अटैक से कि सरकार की यहाँ पर कोई भी चीज़ हैक ना हो जाए जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो बाहर दूसरी कंट्री में लीक हो जाए। ठीक है, तो क्या यहाँ पर इसके लिए भी ज़रूरत है हम लोग को एक साइबर सिक्योरिटी की। उसके बाद यहाँ पर बात की गई इंडिविजुअल्स के बारे में। अब क्या एक व्यक्ति मतलब हम हर एक व्यक्ति को भी खतरा है? बिल्कुल, यहाँ पर साइबर अटैक से खतरा है। आज के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे फोटोज़, वीडियोस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दबा के शेयर कर रखी है हम लोगों ने। हम लोगों को नहीं पता इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने इस चीज़ को शेयर कर रखा है और इससे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स आते हैं, बहुत सारी ब्लैकमेलिंग आती है। तो इस चीज़ों को भी रोकने का काम करेगा ये, अगर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सारे अच्छे प्रोविजंस होंगे तो। देन उसके बाद जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस को भी बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि कंपनीज़ के पास भी बहुत सारा डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है उनके सिस्टम को लेकर। ठीक है, उनका सिस्टम उनके जो कंपनीज़ का जो डेटा है वो बहुत सारा उन कंपनीज़ के पास देखने को मिलता है। अगर कोई साइबर अटैक किसी कंपनी पर हो जाता है तो उससे बहुत सारा मतलब लॉस होगा, एम्प्लॉयज़ को लॉस होगा, कस्टमर के जो प्राइवेट डेटा है वो निकल सकता है। तो यहाँ पर इसके लिए भी ज़रूरत है हम लोग को कि हमारे पास एक साइबर सिक्योरिटी का एक तरीके से पूरा प्रोविज़न होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर हमारे जनरल बिपिन रावत जी बोल रहे हैं, जिनका एक बहुत बढ़िया कहना है। देन उसके बाद एट द लास्ट अगर आपका एक क्वेश्चन भी होगा कि सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है साइबर को टैकल करने के लिए, तो सरकार यहाँ पर बहुत कुछ कर रही है इस अटैक को टैकल करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आज के टाइम पर सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। एक है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, दूसरा है साइबर स्वच्छता केंद्र, तीसरा है ऑनलाइन साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्टली मेंस में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हों तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए कि जैसे यहाँ पर मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ, साइबर अटैक के बारे में पूछा गया कि हम लोग को आज के टाइम पर साइबर सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है। आप पहले साइबर सिक्योरिटी बताओगे, ज़रूरत बताओगे, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि सरकार क्या क्या इनिशिएटिव चला रही है साइबर अटैक्स को टैकल करने के लिए। तो यहाँ पर आपको इनिशिएटिव्स भी लिखने होते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन स्कीम के रिगार्डिंग ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आ गया, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर आ गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सरकार चलाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, नेशनल साइबर पॉलिसी 2013, यहाँ सभी इस चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं साइबर अटैक को टैकल करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में आप लोग को एक आइडिया रखना है। उसके बाद आएंगे डायरेक्टली पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल, जो बाइडन और शी जिनपिंग दोनों बातचीत करेंगे वर्चुअली, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत होने वाली है। मंडे में यह बातचीत होगी, ऐसा स्टेटमेंट निकल कर आया है व्हाइट हाउस की तरफ से।
अब क्या क्या डिस्कशन होगा हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन और चाइनीज़ काउंटर पार्ट जी जिनपिंग, इन दोनों की होगी मीटिंग। अब यहाँ पर जब ये मीटिंग होगी इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो पहले भी इनकी काफ़ी मीटिंग हुई है, सितंबर के महीने में काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स भी किए हैं दोनों एक तरीके से लीडर्स ने मिलकर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये बातचीत क्या करने वाले हैं, क्योंकि बात यहाँ पे इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि जो इंडिया सॉरी यूएस और चाइना है, इनके जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब भी हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। बाइडन यहाँ पर क्लियर करेंगे यूएस के इंटेंशंस को, यूएस के क्या इंटेंशंस हैं, क्या प्रायोरिटीज़ को यहाँ पर रखा है यूएस ने, ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ, ऐसा स्टेटमेंट है। प्लस बाइडन ने रिक्वेस्ट किया है कि फेस टू फेस मीटिंग यहाँ पर हो सितंबर के कॉल, मतलब जो पहले जैसे पहले भी कॉल हुई थी इस प्रकार से सितंबर के अंदर, ये हम लोगों ने देखा था, उसी प्रकार से आने वाले टाइम पर भी यहाँ पर इसी प्रकार से कॉल ये देखने को मिलेगी, ऐसा बताया गया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि अभी इस साल की शुरुआत में का जो हमारे रिलेशंस है, खासकर यूएस और चाइना के जो रिलेशंस है वो काफ़ी हद तक ख़राब हुए हैं। ठीक है, काफ़ी बड़े चैलेंजिंग रिलेशंस आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज़ के देखने को मिलेंगे। दोनों कंट्रीज़ काफ़ी हद तक पॉल्यूटर हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह करती हैं। तो क्या बातचीत होगी, अभी प्रॉपरली इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो बातचीत होने वाली है वो क्लाइमेट चेंज को करेंगे, पैंडमिक को लेकर करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर करने वाले हैं, और भी काफ़ी सारा डिस्कशन होगा। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है यूएस यहाँ पर डिस्कस करेगा चाइना के साथ, ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब आपने देखा होगा एक आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वो आर्टिकल ये है बेलारूस करके। ठीक है, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट देखने को मिल रहा है हम लोग को यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, आप कह सकते हो कि प्रोटेस्ट वगैरह काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है। तो जो रशिया बेलारूस है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर क्या किया है, अभी एक तरीके से रशिया बेलारूस मिलकर क्या कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को तोड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। पोलैंड के बॉर्डर के आसपास बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है, ये आप देख पाओगे, ये बॉर्डर है। ठीक है, बेलारूस और जो पोलैंड का बॉर्डर है ना, यहाँ पर एक तरफ आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे जो कि बॉर्डर तोड़कर घुसने की कोशिश कर रहे हैं पोलैंड के अंदर। ठीक है, अब ये क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हैं इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे मैप के थ्रू। नाउ थोड़ी सी चीज़ें हम लोग यहाँ पर मैप में कवर करेंगे इस डिस्प्यूट को। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे ये इंडिया का मैप है। अब इंडिया के कंपैरिजन में हम लोग को चलना है थोड़ा सा यूरोप की साइड पर। अब जब हम लोग यूरोप की साइड पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ये कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, जहाँ पर पोलैंड ये है। ठीक है, पोलैंड के आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इसके आरावर बराबर में आप देख पाओगे, इधर जर्मनी हो गया, इधर पीछे बेलारूस हो गया, नीचे यूक्रेन हो गया, देन उसका रोमानिया हो गया, इधर चिज़ेकिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, ये सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी इसके आसपास। अब क्या है, यहीं पर बेलारूस है। अब बेलारूस के पास ये जो बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर आप देख पा रहे होंगे पोलैंड के पास है, ये पूरा यूरोप के अंदर, ये जो यूरोप के अंदर एंट्री मिल जाएगी अगर कोई यहाँ पर इस बॉर्डर से घुसता है पोलैंड के अंदर तो। ठीक है, ये आप लोग समझ पाओगे। अब क्या है ना, बेलारूस का जो बॉर्डर है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, वो बहुत सारे लोग कहाँ के हैं, वो बहुत सारे लोग यहाँ के आप देख पाओगे, अल्जीरिया, लीबिया, सीरिया, इन सभी जगह के जो लोग हैं वो यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हुए हैं। यहाँ पे क्राइसिस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो ये जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हुए हैं और लोगों का कहना है हम लोग को एंट्री दो यहाँ पर यूरोप के अंदर, ये लोग का कहना है। अब एक क्वेश्चन आएगा, ये लोग पहुंचे कैसे यहाँ पर, तो पहुंचने के पीछे का रीज़न ये है रशिया। आप लोग को रशिया पीछे देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर रशिया ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, रशिया ज़रा सा मतलब कि इतना बड़ा आपको रीजन ये देखने को मिलेगा। तो रशिया और बेलारूस अपने आप में दोनों कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और एक तरीके से साथ में इनके जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। रशिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के अंदर लुकाशेंको, आपको पता होगा लुकाशेंको के बारे में हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़ा है, जो एक डिस्प्यूट हो गया था। ठीक है, वहाँ पर जो उनके अपोजिशन लीडर थे उसको देखते हुए प्लेन को हाईजैक किया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी थी। तो यहाँ पर क्या है, व्लादिमीर पुतिन और लुकाशेंको दोनों के बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि जो बेलारूस है वो रशिया के साथ मर्ज हो जाए, रशिया के साथ मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। तो रशिया आज के टाइम पर क्या चाहता है, इस पूरे यूरोप के अंदर बवाल, रशिया चाहता है इस यूरोप को भी तोड़ा जाए पूरी तरह से। ठीक है, ऐसा यहाँ पर रशिया चाहता है। तो रशिया ने क्या करा, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब जो लोग हैं इनको लोग यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ख़राब थे, इनको यहाँ पर उठाया, यहाँ से प्लेन से घुमाने के बाद यहाँ पर क्या किया गया है, इस प्रकार से बेलारूस में भेजा गया है। अब बेलारूस के बॉर्डर पर है, प्लस रशिया और बेलारूस दोनों मिलकर क्या बोल रहे हैं कि जो लोग हैं तुम लोग बॉर्डर पर जाओ और यहाँ पर यूरोप के अंदर घुसने की पूरी कोशिश करो, कुछ भी करो। तो आज के टाइम पर हज़ारों की कगार में बहुत सारे रेफ्यूजीज़ जो हैं, जो शरणार्थी हैं, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वो चाहते हैं यूरोप के अंदर उनको एज अ रेफ्यूज मिल जाए। ठीक है, तो पोलैंड यहाँ पर एंट्री दे नहीं रहा है।
अब पोलैंड के इधर की साइड पर बहुत सारी पुलिस, लगभग हज़ारों के मामले में पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन पुलिस आज के टाइम पर गोली चलाएगी नहीं। गोली चला देगी तो क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा और बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हुए हैं कि मतलब क्या हाल हो रहा है वहाँ पर। गूगल पर बहुत सारे वीडियोज़ डले हुए हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा था इसके ऊपर कि बहुत बवाल हो रहा है, लोग बॉर्डर को तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब जब बॉर्डर को तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो इस प्रकार से सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है, तो ये आप लोग देख पाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये इशू समझ में आ रहा है कि इशू क्या है आखिरकार ये, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो रशिया यहाँ पर चाहता भी एक प्रकार से, क्योंकि जब ये रेफ्यूजीज़ आएंगे यहाँ पर तो इससे बहुत सारे क्राइसिस बढ़ते हुए नजर आएंगे। रेफ्यूजीज़ आएंगे यहाँ पर तो इस पूरे एरिया के अंदर जो एक तरीके से क्राइम वगैरह है वो भी इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा। क्राइम इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा, कंट्रीज से एक दूसरे से हटते हुए नजर आएंगी, ठीक है। फ्रांस हटता हुआ नजर आएगा, जर्मनी हटता हुआ नजर आएगा। तो सबका एक दूसरे के ऊपर फोकस है यहाँ पर। रशिया एक तरीके से फोकस ये रख रहा है कि हाँ, हम लोग को क्या करना चाहिए, इस यूरोप को तोड़ देना चाहिए। यह आप लोग देख पाओगे। आई होप आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ चुका है कि क्या चल रहा है आज के टाइम पर इस बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। यही पूरे बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पर समझाए गए हैं। पोलैंड के पास क्या चल रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर ये जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, वो किस प्रकार से यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक तरीके से हाइब्रिड अटैक आप लोग कह सकते हो। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर एक्यूज़ किया है बेलारूस को कि बेलारूस यहाँ पर एक हाइब्रिड अटैक कर रहा है, और यहाँ पर जो हज़ारों के मामले में जो माइग्रेंट्स हैं मेनली वेस्ट एशिया की साइड से, वो पोलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इलीगल तरीके से बॉर्डर वगैरह को तोड़ा जा रहा है। अगर यहाँ पर कोई गोली चला देगा तो उससे काफ़ी हद तक बवाल और क्रिएट हो जाएगा। तो आज के टाइम पर बेलारूस का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनके रिलेशन रशिया के साथ काफ़ी अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और यही बताया जा रहा है इनफैक्ट कि बेलारूशियन और रशियन जो पैराट्रूपर्स हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये इन दोनों कंट्रीज़ की एक बहुत बड़ी चाल देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आज के टाइम पर इतना बड़ा खतरा यूरोपियन यूनियन के अंदर बढ़ चुका है ना। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। यहाँ पे बातचीत की गई है, यूएस ने क्लियर किया है वे फॉर स्पाउसेस फॉर H1B वीज़ा होल्डर्स टू वर्क। मतलब कि यूएस ने क्लियर किया, जो भी यहाँ पर एक तरीके से शादीशुदा यहाँ पे कोई किसी का भी कोई साथी है, ठीक है, वो यहाँ पर उनके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं H1B वीज़ा होल्डर्स को लेकर। अभी आपको समझ में आएगा एक एक करके। तो क्या है, देखो, सबसे पहली बात आपको समझना होगा H1B वीज़ा क्या है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी क्या हुआ है कि एक तरीके से यहाँ पर यूएसए ने प्रोवाइड करवा दिया है एक ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन परमिट। यहाँ पर एक परमिट ऐसा दे दिया है कि यूएस ने क्लियर कर दिया है वे फॉर स्पाउसेस, मतलब कि यहाँ पर कोई जीवन साथी है किसी का, ठीक है, H1B वीज़ा होल्डर का, तो वो भी यहाँ पर काम कर सकता है। उसको लेकर यहाँ पर परमिशन दिया गया। आप देख पाओगे एक और इमिग्रेशन जो फ्रेंडली मूव है ये यहाँ पर यूएस की तरफ से उठाया गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इससे बहुत सारे लोग और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने, मतलब बाइडन ने अग्री किया है कि हम लोग एक ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन परमिट दे रहे हैं जो H1B वीज़ा होल्डर है। मान लो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, इसके पास ये H1B वीज़ा है, ठीक है, तो इसके साथ का जो इसका साथी है वो भी यहाँ पर उसको भी परमिट दिया जा रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन का। तो इसके बारे में यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे बहुत सारे इंडियन से, खासकर मोस्ट ऑफ जिसमें से यहाँ पर आपको इंडियन IT प्रोफेशनल्स ही देखने को मिलेंगे, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ अलग से इस वीज़ा के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे H1B वीज़ा, सबसे पहली बात क्या वीज़ा है, एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, ठीक है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो कि यूएस की कंपनीज़ यहाँ पर, मान लो यूएस की कंपनीज़ यहाँ पर किसी को एम्प्लॉय प्रोवाइड करवा रही हैं, किसी को यहाँ पर रोज़गार दे रही हैं, किसी को यहाँ पर हायर कर रही है, ठीक है, किसी ग्रेजुएट लेवल फॉरेन वर्कर्स को, ठीक है। तो क्या होता है, उसी की प्रकार से यहाँ पर ये उस व्यक्ति को ये वीज़ा दिया जाता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो कि अलाउ करता है यूएस कंपनीज़ को कि यूएस कंपनीज़ यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल पर जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। और जो ऑक्यूपेशन होता है इसके अंदर कौन कौन से एक्सपर्टीज़ चाहिए होते हैं, थियोरेटिकल टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हो गए, IT, फाइनेंस, अकाउंटिंग, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, इस प्रकार के यहाँ पर हम लोग को एक्सपर्टीज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद कोई भी प्रोफेशनल जॉब जहाँ पर एक बैचलर्स डिग्री की ज़रूरत है या फिर थोड़ी सी और ज़्यादा डिग्री की ज़रूरत है, वो सब H1B वीज़ा के अंडर में आती है। H1B वीज़ा आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। इस प्रकार से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। यूएस का जो H1B वीज़ा है इसको डिज़ाइन किया गया है स्टाफ के लिए, खासकर जो ऑक्यूपेशन जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है। और H1B वीज़ा के अंदर एक ग्रीन कार्ड का ऑप्शन भी है, ठीक है, ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, ऐसा बताया गया।
H1B वीज़ा होल्डर्स यहाँ पर अपने स्पाउस जो भी अपना साथी है उसको लेकर जा सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो उनका बच्चा है 21 साल से कम उम्र का है वो उसको भी यहाँ पर ये यूएस के अंदर लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एक वीज़ा लेना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं H4 वीज़ा कैटेगरी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। H4 वीज़ा कैटेगरी एज डिपेंडेंट के तौर पर यहाँ पर क्या है, H1B वीज़ा होल्डर के अंडर में जो व्यक्ति है वो काफ़ी सारे लोगों को लेकर जा सकता है, अपने जीवन साथी को लेकर जा सकता है, अपने बच्चे को लेकर जा सकता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो H4 वीज़ा होल्डर होता है यहाँ पर भी ये भी अलाउ किया जाता है, बहुत सारे लोगों को एक तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। H4 वीज़ा होल्डर आज के टाइम पर वर्किंग के लिए नहीं है। जो H1B वीज़ा है ये वर्कर्स के लिए है कि हाँ भाई H1B वीज़ा मिला है तो आप लोग जाकर यूएस में काम कर सकते हो, लेकिन H4 वीज़ा यहाँ पर वर्किंग के लिए नहीं है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटा सा आइडिया रखना है इसके बारे में। तो सारी चीज़ों को अलाउ कर दिया गया है। ये मैंने आपको बताया H4 वीज़ा क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। H1B वीज़ा क्या होता है ये आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से, तो इनको अभी यहाँ पर अलाउ किया गया, इनको लेकर अभी यहाँ पर एक परमिट जारी किया गया है। नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज है बिजनेस सेक्शन का। देखेंगे इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। सबसे पहला आर्टिकल है यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, सैलरीड पर्सनस हैं, वो आराम से अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ले सकते हैं। अभी क्या हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लगभग यहाँ पर 2 स्कीम्स को जारी कर दिया है। आप कह सकते हो आरबीआई के 2 इनिशिएटिव्स यहाँ पर जारी करे गए हैं। एक है यहाँ पर रिटेल डायरेक्ट, ठीक है, आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट इनिशिएटिव है। दूसरा है इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो पहले क्या होता था, जो रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हुआ करते थे, उनको ज़्यादा अलाउ नहीं किया गया था, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ ज़्यादा बढ़ नहीं पाते थे। नाउ अब क्या किया गया है, वो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं। पहले वो मतलब आरबीआई के अंदर अकाउंट नहीं खुलवा सकते थे, अब उनका आरबीआई के अंदर अकाउंट भी हुआ करेगा। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आज के टाइम पर एक बदलाव किया गया है।